वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स। तो वो क्या था? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इनटू अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज इक्वल टू एच बाय 4 पाई। क्लियर? तो जहाँ अनसर्टेनिटी मोमेंटम है ये क्या हो जाएगा? मास इंटू डेल्टा वी इक्वल टू एच बाय 4 पाई इंटू एच बाय 4 पाई। अब क्या करेंगे आप? इसके बाद आप इसको डेल्टा टी से डिवाइड कीजिए और डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कीजिए। उससे क्या हो जाएगा? देखिए, ये मास इंटू डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। तो चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम क्या हो जाएगा? तो चेंज इन मोमेंटम, तो मास इंटू मोमेंटम क्या आ गया? फोर्स के इक्वल आ गई वैल्यू। क्लियर? तो ये आ गया अब डेल्टा एक्स क्या है? डेल्टा एक्स है यहाँ पे आपके पास चेंज अनसर्टेनिटी पोजीशन। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ये होता है एनर्जी, यहाँ वर्क डन। तो डेल्टा ई इंटू टी। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई दैट एनर्जी एंड टाइम आर अनसर्टेन। ठीक है, क्लियर? तो ऐसे पोजीशन और वेलोसिटी, एनर्जी एंड टाइम, जो कंजुगेट प्रॉपर्टीज़ होती हैं उन पर हेजनबर्ग प्रिंसिपल क्या होता है? एप्लीकेबल होता है। क्या होता है बेटे? एप्लीकेबल होता है। श्योर अबाउट दैट? वेरी मच श्योर। देखिए बेटे, आपको क्या गिवन है? पहले आपको गिवन है वेलोसिटी की वैल्यू। तो वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन क्या है? वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन है आपके पास 1/10 द वेलोसिटी ऑफ लाइट, दैट इज़ 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर आ गया 3 इंटू 10⁻2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोल रहा है? उसके बाद वो बोल रहा है कि डेल्टा वी की वैल्यू क्या है, अनसर्टेनिटी वेलोसिटी क्या है। तो आंसर है ±5%। तो कितना आ गया? 0.5/100 इंटू वेलोसिटी की वैल्यू कितना है यहाँ पे? ठीक है, तो आंसर आ गया 1.5 इंटू 10⁻5 मीटर पर सेकेंड। क्या बेटा? ये हमारे पास डेल्टा वी की वैल्यू है। अब मास ऑफ प्रोटॉन क्या है? ये है 1.675 10⁻27 kg। और आपके पास इक्वेशन आ गई डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा वी एच बाय 4 पाई। तो डेल्टा एक्स आपको निकालना है, तो आंसर क्या आएगा? 4 पाई इंटू एम डेल्टा वी। क्लियर? आप वैल्यू पुट कीजिए 6.626 10⁻34 डिवाइड बाय 4 इंटू 3.14 1.675 10⁻27 इंटू 1.5 10⁻5। क्लियर? तो इससे आंसर क्या आ गया आपके पास? तो हमारे पास डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई पुट करने के बाद 2.1 इंटू 10⁻13 मीटर। आप चेक कर लीजिए यहाँ से। क्लियर? ये वैल्यू समझ आ रही है बेटा आपको? तो ये वैल्यू सॉल्व की है हमने कैलकुलेटर से, तो ये आंसर की वैल्यू टू है। श्योर? इजी? दैट इज़ टू इजी। देखिए, अब तक हमने जो प्रिसाइजली यहाँ पर सीख लिया है वो क्या क्या सीखा है हमने सीख लिया है लैम्डा की वैल्यू h/mv है और h/p है आपके पास। क्या है? h/p मोमेंटम, या h/√2m/2 और इक्वल टू h/√2m इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। और if you put all those value here, it is 12.26 angstrom by root of potential। फिर हमने सीखा उसके बाद हेजनबर्ग प्रिंसिपल। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू h/4 पाई।
ये बोहर रेडियो का फार्मूला है, ये बोहर एनर्जी का फार्मूला है। पोटेंशियल एनर्जी और एनर्जी का रिलेशनशिप है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशनशिप है, काइनेटिक एनर्जी और एनर्जी का रिलेशनशिप है। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम है, वेवलेंथ इन एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, और ये है टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। क्लियर? तो ये बातें हमने ऑलरेडी जान ली हैं, ये इसलिए आपको बताया गया है ताकि हम ध्यान से इनको न्यूमेरिकल में एप्लीकेबल कर पाएँ। ठीक है बेटे? तो ये सब चीज़ें आपको अच्छे ढंग से पता होनी चाहिए। आर यू श्योर? प्रीटी मच श्योर। अब जो यहाँ पर है कि अगर इलेक्ट्रॉन एक वेव है तो वेव एक कंटिन्यूस वेव होनी चाहिए और शुड बी मीट इन फेज। वो जो है इन फेज मीट होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो एक वेव है, तो वो वेव इस तरह से स्टार्ट होती है यहाँ से, तो वो ट्रेवल कर रही है स्पेस में, इट शुड मीट इन फेज। तो ये क्या हो गया, ये लैम्डा की वैल्यू आ गई। देखिए ये लैम्डा की वैल्यू है, वेवलेंथ की वैल्यू है। क्लियर? इसका मतलब क्या हो गया, जो सरकमफेरेंस हो गया, जो आपके पास जो हमारे पास सरकमफेरेंस की वैल्यू आ गई, क्या आ गई, तो आ गया सरकमफेरेंस इक्वल टू 2πr, किससे इक्वल है, तो आंसर है एन, जितने नंबर ऑफ वेव्स बनेंगी 2πr के इक्वल आ गया। अब सबको पता है लैम्डा की वैल्यू क्या है, लैम्डा की वैल्यू है h/mv, तो ये 2πr आ गया। तो अगर मैं NH बाय यहाँ से 2π नीचे ले आऊँ और mv को ऊपर ले जाऊँ, तो आंसर क्या आ गया, एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। इसका मतलब क्या हो गया, जिस भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन वेव है तो n होगा नंबर ऑफ द वेव्स दैट कैन बी पॉसिबल इन दैट पर्टिकुलर एनर्जी ऑर्बिट। यहाँ ये हम बात को आगे जानेंगे जब हम क्वांटम पढ़ लेंगे। जैसे मान लीजिए कि सब लेवल है तो n के लिए 1 है, तो इसका मतलब है एक ही तरह की वेव पॉसिबल है। ऐसे ही L शेल में होगा तो n के लिए 2 है, इसका मतलब 2 डिफरेंट तरह की वेव्स पॉसिबल हो सकती है। क्लियरिंग? तो वो जो नंबर ऑफ डिफरेंट वेव्स हैं उनसे डिफरेंट वेव फंक्शंस आ सकते हैं। तो n यहाँ पर है डिफरेंट नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट। श्योर अबाउट दैट? तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया। देखिए क्या कह रहा है, वो कह रहा है एक न्यूट्रल एटम है, एक न्यूट्रल एटॉमिक पार्टिकल है, सॉरी न्यूट्रल एटॉमिक पार्टिकल है जिसकी जो स्पीड है वो है 3 टाइम्स द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अगर उनकी वेवलेंथ का रेशो दिया हुआ है 1.8 10⁻⁻⁴, तो बताइए वो पार्टिकल कौन है, वो पार्टिकल कैसा है। तो दे रखा है आपके पास कि लैम्डा ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, 1.8 10⁻⁴। अब जो लैम्डा है वो है h/mv, तो लैम्डा प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, सॉरी यहाँ पर लैम्डा क्या हो गया, इन्वर्स टू क्या हो गया, इन्वर्स टू हो गया mv, क्योंकि h तो कांस्टेंट है। इसमें क्या हो गया, जो लैम्डा ऑफ पार्टिकल है पर लैम्डा इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय क्या होगा, मास ऑफ द पार्टिकल इनटू वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो ये इन्वर्स चले जाएंगे। क्लियर आपको ये बात? तो वो जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो तो आपको पता है कितना होता है, मास इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 10⁻31। जो पार्टिकल वेलोसिटी है वो 3 टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मास पता नहीं है उसका, लेकिन ये वैल्यू हमें मालूम है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, v से v कट गया, ठीक है। तो व्हेन यू क्रॉस मल्टीप्लाई दैट तो आपके पास एक आंसर आ गया। देखिए मास ऑफ पार्टिकल क्या आया, मास ऑफ पार्टिकल आ गया हमारे पास 1.68 10⁻⁻27 kg। क्लियर आपको ये बात? अगर हम इस चीज़ को ध्यान से चेक करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आने वाला है कि ये जो मास आया है ये नियर टू द मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है।
क्योंकि जो पार्टिकल का नेचर है वो न्यूट्रल है, चार्ज नहीं है, तो ये मास किसका माना जाएगा? सो मास इक्वल टू क्या होगा? ये मास ऑफ न्यूट्रॉन होगा। तो न्यूट्रॉन वो पार्टिकल है जिसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। आर यू श्योर अबाउट दैट? क्लियर बेटे? वेरी मच क्लियर। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पे, कह रहा है एटॉमिक मास ऑफ हीलियम एंड नियॉन दे रखा है 4 और 20। 4 है हीलियम का, 20 है नियॉन का। कह रहा है इनकी वेवलेंथ का रेशियो बताइए जब हीलियम गैस है -73 पर, और जो है आपके पास 77 होना चाहिए यहाँ पे, 77 पे, और आपके पास 727 पे, तो उनके वेवलेंथ का रेशियो निकालना है आपको। ठीक है, तो पहली बात हमें जो समझनी है वो ये है कि टेम्परेचर का क्या रोल है डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट में। सबको पता है लैम्डा की वैल्यू क्या होती है? h/2m/ke, और जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्लियर? तो जहाँ काइनेटिक एनर्जी है वहाँ पे आप टेम्परेचर लगा सकते हो। हाइयर द टेम्परेचर हाइयर विल बी द काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? तो यहाँ पर पहले हम चेक कर लेते हैं हीलियम में क्या आ रहा है। हीलियम में मास की वैल्यू है 4 AMU, और जो वेलोसिटी है, सॉरी जो टेम्परेचर है वो कितना है? टेम्परेचर है आपके पास -77, मतलब 200 केल्विन। कैसे आया ये? -77 + 273। टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में लिखते हैं, केल्विन स्केल में लिखते हैं, याद रखिएगा। तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने तो क्या करेंगे? 273 से प्लस कर देंगे। और जो नियॉन है उसमें क्या है? जो मास की वैल्यू है वो है 20 AMU, और जो टेम्परेचर है वो है 727। So you get 273/727. तो what you are able to get, तो हमें आपके पास आंसर कितना आ गया बेटा? ये आंसर आ गया हमारे पास 1000 केल्विन का। अब आपको मालूम है लैम्डा की वैल्यू क्या है? h/2m/ke, और जो काइनेटिक एनर्जी है प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। तो प्रोपोर्शनल का साइन हटा के के लग जाएगा तो kT आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या है? h/√2m/kT। तो के तो खैर कांस्टेंट होगा, सब में कॉमन होगा, टी और एम और दो भी कॉमन होगा, तो आंसर आ गया लैम्डा इनवर्स ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √m/t मास एंड। तो क्या हो गया यहाँ पे? तो लैम्डा ऑफ हीलियम क्या आ गया? वो हो गया मास ऑफ हीलियम इंटू टेम्परेचर ऑफ हीलियम। लैम्डा ऑफ नियॉन क्या आ गया? 1 मास ऑफ नियॉन इंटू व्हाट? इंटू टेम्परेचर। क्लियर? तो जब आप इसको लिखेंगे तो लैम्डा हीलियम बाय लैम्डा नियॉन, तो ये इन्वर्स में चले जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? 20 × 1000 डिवाइड बाय √4 × 200, 2 1 2 3 4/4 × 200, आंसर विल बी 5। क्लियर आपको ये बात? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। आर यू श्योर अबाउट दैट? वेरी मच श्योर। जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द एन इलेक्ट्रॉन इन थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया आपके पास, तो मैंने आपको अभी भी एक डेरिवेशन करवाया था, उसमें क्या था? n लैम्डा इज इक्वल टू क्या है बेटे? 2πr के इक्वल। तो थर्ड ऑर्बिट में n के लिए लैम्डा हो जाएगी 2πr, r के लिए क्या होती है? 0.529 n² एंगस्ट्रॉम।
अब यहाँ पर भी एन की वैल्यू कितनी है, 30 है, तो 0.529, 3 का स्क्वायर और ये 1 हो जाएगा इन एंगस्ट्रॉम। ठीक है बेटे, ये 3 का स्क्वायर है, 3 ये कैंसिल आउट, तो लैम्डा के लिए 2 पाई 0.52 इंटू 3 एंगस्ट्रॉम। तो कितना का 3 इंटू 2 6 पाई 6.0.529 एंगस्ट्रॉम या 6 पाई ए नॉट। ए नॉट क्या है यहाँ पर, ए नॉट है बोहर रेडियाई इन फर्स्ट ऑर्बिट, इन फर्स्ट क्या बेटे, फर्स्ट क्या, फर्स्ट ऑर्बिट, इन फर्स्ट ऑर्बिट जो क्या होती है 0.5929 सॉरी एंगस्ट्रॉम। तो लैम्डा के लिए 6 पाई ए नॉट। तो ए नॉट क्या है यहाँ पे चेक कर लो, ये ए नॉट की वैल्यू है जो आपको पता नहीं, ये फर्स्ट ऑर्बिट में बोहर रेडियाई की वैल्यू है 3 इंटू 2 6 पाई। ठीक है बेटे, आर यू श्योर अबाउट दैट? अरे क्लियर है ये बात आपको? वेरी मच क्लियर। कह रहा है एक एटम में क्या है, कह रहा है एक डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इलेक्ट्रॉन इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू द वेवलेंथ। ठीक है, तो जो स्पीड की वैल्यू है, स्पीड क्या होती है डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस कितना है लैम्डा बाय 1, तो वेलोसिटी और लैम्डा सेम हो गई है सर नो। तो लैम्डा के लिए क्या होती है h बाय एम वी, तो v की जगह कितना आ जाएगा लैम्डा, तो आंसर क्या आ गया लैम्डा इंटू लैम्डा बिकम्स लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू h बाय एम। सो लैम्डा कम्स आउट टू बी अंडर रूट ऑफ h बाय एम। आर यू श्योर अबाउट दैट? क्लियर है ये बात आपको? वेरी मच क्लियर। ये क्वेश्चन कह रहा है वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ बाल्मर सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज x एंगस्ट्रॉम। कि जो बाल्मर सीरीज का पहला लाइन है उसकी जो वेवलेंथ है वो x एंगस्ट्रॉम है। तो बताइए लेमन सीरीज के फर्स्ट मेंबर की वेवलेंथ क्या होगी। एक ना हम जनरल कॉन्सेप्ट चेक कर लेते हैं। वो जनरल कॉन्सेप्ट क्या है, जनरल कॉन्सेप्ट है 1 बाय जो लैम्डा है वो इक्वल टू है रेडबर्ग कांस्टेंट 1 बाय n1 का स्क्वायर इंटू n2 का स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी आर जेड n2 का स्क्वायर बाय n1 स्क्वायर बाय n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 बाय लैम्डा। तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो उससे वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, उससे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी कि जो लैम्डा की वैल्यू है क्या आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर डिवाइड बाय व्हाट रेडबर्ग कांस्टेंट n2 स्क्वायर माइनस n1 का स्क्वायर। क्लियर आपको यहाँ? तो ये वेवलेंथ की वैल्यू आ गई। अब वो यहाँ पर बोल रहा है फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर। तो फर्स्ट लाइन में n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी n1 प्लस 1। तो n1 की वैल्यू 2 है और n2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 3 हो जाएगी। तो कह रहा है वैल्यू क्या है, वैल्यू है x एंगस्ट्रॉम। तो n1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर n2 का 3 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर RH और ये हो जाएगा n2 का स्क्वायर 9 माइनस n1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास 4। तो आंसर आ गया हमारे पास यहाँ पर 36 by 5 RH is equal to 1 angstrom. It implies what? RH की वैल्यू कितनी आ गई 5x by 36। क्लियर आपकी बात? तो जहाँ RH है वहाँ ही रह जाएगा आंसर। ठीक है,
अब वो क्या बोल रहा है, फर्स्ट मेंबर या फर्स्ट लाइन, तो लेमर में n1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो फर्स्ट लाइन में n2 की वैल्यू हो जाएगी n1 + 1 दैट इज 2। तो लैम्डा ऑफ लेमन क्या हो जाएगा, तो वही जो हमने सीखा हुआ है n1 का स्क्वायर इंटू n2 का स्क्वायर दैट्स 4/। क्लियर। तो अब वैल्यू आ गई आपके पास। तो n1 कितना है यहाँ पे 2, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, डिवाइड बाय आर एच की जगह क्या लगाएंगे आप, ये 5x/36, n2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस आपके पास यहाँ जोटे माइनस 1 का स्क्वायर, तो आंसर आ गया 4 इंटू 36/5x इंटू what 5x इंटू 3। क्लियर, आर यू श्योर अबाउट दैट। एक गलती यहाँ से आप सही कर लीजिए, आर एच के वैल्यू क्या आएगी, आर एच के वैल्यू आएगी 36/5x, 36/5x। तो आर एच की वैल्यू 36/5x यहाँ पर आप पुट कीजिए इस इक्वेशन में। आर एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 36/5x इंटू वट इंटू आपके पास इतना आ गया यहाँ पे 3 आ गया, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 5x डिवाइड बाय 36 इंटू 3 दैट इज लैम्डा ऑफ लेमन। तो ये 9 आ गया, तो आंसर आ गया 5x/27 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। इस पूरे क्वेश्चन को दोबारा चेक कर लीजिए आप लोग। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आप n2 का स्क्वायर और n1 का स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करके और लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए ये वैल्यू लैम्डा की आ गई। फिर आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ n2 और n1 की वैल्यू पुट करनी है अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन। इजी, दैट इज टू इजी। अभी ये क्या कर रहा है, एक एटम है हाइड्रोजन का, उसके इलेक्ट्रॉन ने 1.5 टाइम्स एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली है जो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा है। तो बताइए वो जो इलेक्ट्रॉन बाहर आया है उसकी एनर्जी क्या होगी। श्योर अबाउट दैट। तो ये पॉइंट आपको समझना है यहाँ पे। तो एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे। देखिए जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो -EN ही होती है। तो यहाँ पर जो एनर्जी दी गई है वो कितनी है, वो है -2.818 10⁻⁻18 Z²/N² जूल्स पर एटम, ये वैल्यू है। तो क्योंकि Z की वैल्यू 1 है और N की भी वैल्यू 1 है इस केस में, तो आंसर आ गया 2.18। अब जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, क्या हुई है, जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है वो 1.5 टाइम्स आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया जो एनर्जी हमने एनर्जी है उसका एक पार्ट तो आयोनाइजेशन एनर्जी में चले गया, दूसरा बाकी पार्ट उसकी काइनेटिक एनर्जी में चले गया। दोबारा समझिए, जो एनर्जी आपने इलेक्ट्रॉन को दी तो एक पार्ट तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने लग गया और बाकी ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन के उसी इलेक्ट्रॉन में काइनेटिक एनर्जी इम्पार्ट कर दी। तो वही पॉइंट यहाँ पर है। तो ये क्या है 1.5 इंटू
2.18 10 पावर माइनस 18 ऐसी एंथैल्पी कितनी है 2.18 10 पावर माइनस 18 व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ mv स्क्वायर तो ये माइनस हो गया तो 2.18 10 पावर माइनस 18 कॉमन बाहर आ गया ये हो जाएगा 1.5 माइनस 1 देखिए क्लियर तो आंसर आ गया हाफ mv स्क्वायर तो ये 0.5 इंटू 2 तो आंसर आ गया 2.18 10 पावर माइनस 18 इंटू 0.5 इंटू 2 डिवाइडेड बाय m इज इक्वल टू v स्क्वायर अब ये आपका आंसर आ गया डिवाइड बाय 9.1 10 पावर माइनस 31 kg इससे आपके पास तो v स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर v स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास 2.395 10 पावर 12 so velocity comes out to be 1.5475 10 power 6 meter per second that is the value of velocity ठीक है बेटे easy that is too easy क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है ये क्या कर रहा है वहाँ पे कह रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट व्हेन प्रेजेंट इन एन एटम नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ दैट ऑर्बिट इन विच दैट इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट तो बेटे एज ए स्टूडेंट आपको मालूम होना चाहिए दो तीन बातें जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 2 टाइम्स एनर्जी होती है और जो एनर्जी है वही माइनस के ई होती है मतलब के इज इक्वल टू दिस ऑफ ई ठीक है तो एनर्जी के लिए क्या होती है -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी गिवन आंसर है 13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो यहाँ से आपके पास वैल्यू क्या आ गई तो एन स्क्वायर की वैल्यू आ गई 13.6 बाय 3.4 तो एन स्क्वायर कम्स आउट टू बी 4 एन के लिए कितनी आ गई 2 आ गई वैल्यू ऑफ n इज 2 तो रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट क्या हो गया 0.529 n स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम 0.292 का स्क्वायर बाय 1 एंगस्ट्रॉम आंसर आ गया 2.116 एंगस्ट्रॉम क्वाइट इजी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कह रहा है इट रिक्वायर्स 47.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेकंड ऑर्बिट टू थर्ड बोहर ऑर्बिट इन ए स्पीशीज इफ द इनिशियल एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन इज दिस व्हाट इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट तो ये आपको बताना है यहाँ पे देखिए यहाँ पर आपके पास वो क्या कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो जब सेकंड लेवल से फर्स्ट लेवल पे एक्साइट हुआ है तो दैट मच एनर्जी 47.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज रिक्वायर्ड ठीक है यहाँ से यहाँ जाने में क्लियर आपको ये बात तो आंसर आपको पता ही है डेल्टा ई के लिए क्या होती है तो आपको फॉर्मूला मालूम है दैट इज 13.6 1 बाय n1 स्क्वायर बाय n2 का स्क्वायर इंटू जेड का स्क्वायर तो ये 47.2 है ये 13.6 है n1 कितना है बेटे तो सेकंड n जो 2 है वो यहाँ पर n1 सॉरी कितना है n1 की वैल्यू 2 है और n2 के लिए 3 है क्योंकि सेकंड टू थर्ड के तो 1 बाय 9 इंटू जेड का स्क्वायर है तो ये हो गया 13.6 36 एलसीएम आ गया 945 आ गया जेड स्क्वायर आपको मालूम नहीं है ये मालूम है 47.2 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इसको तो ये हमारे पास आ गया तो जेड स्क्वायर वैल्यू आ गई
24.98, तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई 5। लेकिन निकालना क्या है आपको तो रेडियस निकालना, क्या निकालना है रेडियस। तो रेडियस की वैल्यू क्या होती है 0.529 एन स्क्वेयर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। तो ये आ गया 0.529 1 का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 506 एंगस्ट्रॉम, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ दैट एटम। एक्चुअल में क्योंकि जेड की वैल्यू 5 है तो पक्के गारंटेड है ये बोरोन है आपके पास, बोरोन 4+। हालांकि कभी ये बन नहीं सकता, लेकिन क्योंकि ये बोहर्स थ्योरी है, बोहर्स थ्योरी एप्लीकेबल ओनली ऑन 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, किस पर होती है बेटे 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर ही एप्लीकेबल होती है। श्योर अबाउट दैट।